जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग आप सभी को, और क्लास को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार जीके पढ़ेंगे, और बिहार जीके में भी आपको क्या पढ़ना है, तो बिहार में सिंचाई किस तरीके से की जाती है, तो इसको आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को भी सॉल्व करेंगे जो कि कृषि से संबंधित होगा। पिछले क्लास में आप लोगों ने बिहार में होने वाली कृषि के बारे में आपने पढ़ा था। आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, और साथ ही साथ आज सिंचाई के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक ये भी कंप्लीट करेंगे। तो सिंचाई में और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सिंचाई किस तरीके से होती है बिहार में, पहले इसको हम लोग करते हैं। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग आप सभी को। दिखाई दे रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? देखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कि बहुत ज्यादा लाइट आ रही है? ऐसा बता देना आप सभी। गुड इवनिंग आप सभी को। आवाज आ रही है क्लियर? देखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आप सभी आंसर कर देना। गुड इवनिंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए। चलिए, अब क्लियर है? सब कुछ ठीक ठाक है? चलो, तो हम लोग सिंचाई के बारे में जानेंगे। बिहार एक उष्ण उष्ण मानसूनी राज्य है, और यहाँ पर बारिश होती है दोस्तों। लेकिन यहाँ की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। लेकिन अगर मानसून में थोड़ी भी अनियमितता होती है तो ये कृषि पर प्रभाव पड़ता है। थोड़ा भी अगर बारिश कम ज्यादा हुई तो कृषि जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो अगर कभी बारिश कम होती है ना दोस्तों, तो ऐसे में कृषि के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है बिहार में। तो सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन हैं, और सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा साधन है, और किस क्षेत्र में किस तरीके से सिंचाई की जाती है, यही आपको आज पढ़ना है। देखिए, सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के कुछ प्रमुख साधन हैं, जैसे नहर है, तालाब है, नलकूप है और कुआं है। तो इससे सिंचाई होती है बिहार में। सबसे अधिक हिस्सा जो है वो नलकूप का है। और झारखंड में आपने क्या पढ़ा था, तो सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, तो ये कुआं से होती है सबसे अधिक सिंचाई। लेकिन चूंकि आप बिहार पढ़ रहे हो, तो बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, तो बिहार में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से होती है। तो नलकूप से क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि भूमिगत जल जो है बहुत ही सुविधाजनक तरीके से ये भूमिगत जल जो है वो मिल जाता है। तो नहर, तालाब, नलकूप, कुआं में सबसे अधिक अगर सिंचाई होती है तो वो होती है नलकूप से। मैं आप लोगों को बता दूंगी। और दूसरे नंबर पे है नहर, और उसके बाद नहर। आप सभी को पता है कि बिहार में नदियों का जाल है, तो नहरें निकालने भी आसान हो जाती है। और चूंकि मैदानी क्षेत्र है तो और भी आसान हो जाता है नहर निकालना। तो यहाँ पर नहर भी है, तो दूसरे स्थान पे नहर आता है सिंचाई में। बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो 3.52 लाख हेक्टेयर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है ये। तो ये जल क्षेत्र है बिहार में। कुल जल क्षेत्र कितना है, तो 3.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पर जल क्षेत्र है। नलकूप के द्वारा कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है, नवीनतम आंकड़ा भी हम लोग देखेंगे दोस्तों अभी थोड़ी देर के बाद, कि नलकूप के द्वारा 63.5% क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। तो आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा किससे सिंचाई होती है, तो यही नलकूप से होती है, और 63.5% से। नहरों के द्वारा कितना कितना सिंचाई होती है, तो 30.2% क्षेत्र पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 54.93 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ये सिंचित क्षेत्र है। यहाँ लाख होगा दोस्तों, ऐसे बुक में भी यहाँ पर छूट गया है। तो 54.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक 3.4 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र है। और ये कहां पर है, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहां पर है, तो ये रोहतास जिले में है। रोहतास कहां पर है, तो बिहार का, देखिए बिहार का ये कौन सा एरिया है, रोहतास जो है, तो ये यहाँ का एरिया है जो कि दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र है रोहतास। तो यहाँ पर सबसे अधिक सिंचित यही क्षेत्र है रोहतास बिहार का। सबसे कम कौन सा जगह है जहां पर सिंचाई होती है, वो है जगह शिवहर।
कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई सिंचित क्षेत्र कौन सा है बिहार का, तो वो है रोहतास। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो ये है शिवहर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सिंचाई से संबंधित है, आगे हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। बिहार में कौन कौन सी फसल जो है जिसको सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो ये बिहार में खरीफ फसल, रबी फसल और गर्मा फसल, इन सभी को सिंचाई की आवश्यकता होती है। और इसकी मतलब सिंचाई जो होती है वो नहरों से भी की जाती है। नहरें किससे सबसे किससे किससे कौन कौन सी नदी है जिससे ज्यादा से ज्यादा नहरें निकाली जाती हैं बिहार में, तो ये सोन नदी है, इससे नहरें निकाली जाती हैं। यहाँ पर गंडक नदी है, इससे भी नहरें निकाली जाती हैं बिहार में। कोसी नदी, ये सभी नदी जो है इस पे बांध बना करके सिंचाई की बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सभी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग जानेंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे बिहार का जो उत्तरी भाग है। देखिए मैं यहाँ पे मैप में आपको बताना चाहूंगी कि ये जो बिहार का जो उत्तरी भाग है किधर, तो नेपाल साइड का, जो नेपाल के साथ सटे हुए हैं। तो इस जगह पर आपको पता है कि हिमालय से आने वाली नदियां जो है यहाँ प्रवाहित होती हैं। तो इस यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी है। तो और जो दक्षिण का भाग है वो पठारी जगह है, थोड़ा सा ऊंची नीची भूमि है। तो उत्तरी भाग जो है बिहार का, उत्तर वाला जो भाग है जहाँ पर मैदानी जगह है, तो यहाँ पर नहरों से सिंचाई करना थोड़ा आसान होता है। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे मतलब कुछ कंडीशन है जो बिल्कुल उपयुक्त है नहरों के लिए। तो बिहार के उत्तरी भाग में नहर से सिंचाई के कुछ प्रमुख साधन के रूप में यहाँ पर अपनाया गया, क्योंकि यहाँ का जो कंडीशन है किस तरीके का है, तो यहाँ पर मुलायम मिट्टी मिलती है दोस्तों। कैसी मिट्टी, यहाँ पर मैं मिटा देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे तरीके से, थोड़ा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो बिहार का जो ये उत्तरी भाग है, ये वाला उत्तर का भाग जो है, यहाँ पर क्या क्या विशेषता है इसकी, तो यहाँ पर मुलायम मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर नहरों से बहुत ज्यादा सिंचाई की जाती है। जमीन जो है यहाँ पर मंद ढाल वाला है, तो ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो जमीन यहाँ पर मंद ढाल वाला है। और यहाँ पर सदा प्रवाही नदियां हैं। तो ये सदा प्रवाही नदियां क्या होती हैं, तो आप सभी को पता है कि उत्तर में कौन सा जगह है, तो उत्तर में है नेपाल। और नेपाल से जो नदियां आती हैं, तो ये वर्षवाहिनी, यानी कि इसमें अक्सर ऐसी नदियां जो होती है जिसमें सालों भर जल बना रहता है, तो वैसी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ नहरों से सिंचाई भी करना बहुत आसान होता है। तो इस तरीके के कंडीशन जो है बिहार के उत्तरी क्षेत्र में है, बिहार के उत्तर भाग में मुलायम मिट्टी यहाँ पर है। अब बिहार में 2 तरह की नहरें होती हैं। नहरों से सिंचाई के बारे में आप जान रहे हो, तो बिहार में 2 तरह की नहरें होती हैं। तो एक तो होती है नहर नित्यवाही नहर, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि आखिर ये किस तरीके की नहर होगी। दूसरा है अनित्यवाही नहर। तो जो नित्यवाही नहर है उसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता के बारे में हम लोग जाने, तो ये क्या है कि वर्ष पर्यंत जल परिपूर्ण रहता है, यानी कि सालों भर इसमें जल बना रहता है। यानी कि अब उत्तर की तरफ से जो आने वाली जो नदियां हैं जो बिहार में आती हैं हिमालयी क्षेत्र से, तो वैसी नदियों में वर्ष भर जल बना रहता है। तो ये जो नहरें हैं वो नित्यवाही नहरें हैं। और अनियतिवाही नहरें, जो कि आप देखोगे पठारी क्षेत्र से जो नदियां आती हैं, उसमें आपने उसकी विशेषता के बारे में पढ़ा कि जो दक्षिण की तरफ से बिहार में जो नदियां आती हैं पठारी क्षेत्र में, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ मानसून के समय में, जब वर्षा का ऋतु होता है, उसी समय में इसमें जल जो है वो बना रहता है और बाकी समय में सूखा रहता है। तो वर्ष मतलब वर्षा वाहिनी मतलब मानसूनी नहरें हैं। बरसात के ऋतु में जो है नहरें जो है लबालब भरी रहेंगी और बाकी समय में ये सूखी रहेंगी। तो 2 तरह की नहरें बिहार में हैं। बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली, देखिए नहरों का नहर जो है आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही नहर जो है वो सिंचाई के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई है, तो बिहार में आधुनिक नहरी सिंचाई प्रणाली की शुरुआत 1874 ईस्वी में,
1874 में हुई और सोन नहर के निर्माण से, सोन नहर बना और इसके निर्माण से यहाँ पर आधुनिक तरीके से नहरें जो है वो निकाली गई सिंचाई के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम लोग सभी परियोजनाओं के बारे में, सिंचाई से संबंधित जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, अब कुछ अन्य नहरों के बारे में जानेंगे कि बिहार में और कौन कौन सी नहरें हैं जो इंपॉर्टेंट है। परियोजना के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे कौन कौन सी सिंचाई वाली परियोजना चलाई जा रही है। कुछ नहरों के बारे में जाने कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी नहरें हैं बिहार में। देखिए, ढाका और तिऊर की नहर, ये कहां पर है दोस्तों? ढाका और तिऊर की नहर, तो ये जिला चंपारण, ये चंपारण में है, ठीक है ना। कौन सा है? तो ढाका और तिऊर की नहर। और किस नदी पर बना हुआ है ढाका और तिऊर की नहर? तो ये यहाँ पर छोटी छोटी कुछ नदियां हैं, उस नदियों पर ये नहर निकाली गई है। तो कौन सी नदी है? तो ललबकिया और तिऊर। तो यहाँ तो तिऊर की नहर दिया हुआ है, तो नाम से ही स्पष्ट है। तो और एक और नाम याद रख लीजिए आप लोग, ये है ललबकिया। ललबकिया और तिऊर नहर पे ढाका एवं तिऊर नहर निकाला गया है, जो चंपारण में निकाल गए। एक और इंपॉर्टेंट नहर है, वो कौन सी है? तो ये कमला नहर है दोस्तों, कमला नहर। तो कमला नहर यहाँ पर है, देखिए मधुबनी में इसे सिंचाई होती है कमला नहर से। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बिहार में मधुबनी है, यहाँ पर किससे सिंचाई होती है? तो यही कमला नहर से सिंचाई होती है। अब नेक्स्ट हम लोग एक और नहर है वो जानेंगे, ये है सकरी नहर दोस्तों, सकरी। इसका निर्माण हुआ है 1950 ईस्वी में इस नहर का। और इससे कहां कहां पर सिंचाई होती है? तो इससे मुंगेर में, गया में और पटना में। देखिए ये वाला जो एरिया है मुंगेर का, और आप सभी को पता है कि सकरी नदी जो है वो दक्षिण की ओर से आती है उत्तर के तरफ और बिहार में प्रवेश करती है, यानी कि छोटानागपुर पठार से निकलती है और बिहार में जाती है। इसी सकरी नदी पर बना हुआ नहर है जिसका नाम है सकरी नहर। 1950 में बना था। और कहां कहां? तो मुंगेर में ये सिंचाई हो रही है इससे, पटना में इससे सिंचाई हो रही है और गया में इससे सिंचाई हो रही है। बिहार के इन सभी जगहों पर इससे सिंचाई हो रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जानेंगे नलकूपों के द्वारा सिंचाई, कि नलकूप से सिंचाई किस तरीके से होती है। अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, मैदानी भाग में नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है, जो बिहार का जो मैदानी भाग है। अब यहाँ पर क्या है कि भूमिगत जल जो है वो निकालना बहुत आसान होता है पठारी क्षेत्र की अपेक्षा। तो आप सभी को पता है कि उत्तर भाग में, बिहार के उत्तरी भाग में यहाँ पर मैदान है, तो वहां मैदानी भाग में नलकूपों के द्वारा सिंचाई करना बहुत आसान हो जाता है। कौन कौन से जिलों में नलकूप से सिंचाई होती है? अब इसको देखिए। ये जिला है समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, वैशाली, सहरसा, दरभंगा, भोजपुर, नवादा। इन सभी जिलों में नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। कुओं के द्वारा सिंचाई अब हम लोग जानते हैं। देखिए, कुआं के द्वारा भी बिहार में सिंचाई, लेकिन बहुत कम जगहों पर। कुआं के द्वारा सिंचाई जो है ये बहुत पुराना साधन है जिससे कुआं के द्वारा सिंचाई की जाती है। यहाँ कुआं दो तरह के होते हैं, एक कच्चा कुआं होता है और एक पक्का कुआं होता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब तालाब के द्वारा सिंचाई के बारे में आप जानोगे कि तालाब के द्वारा बिहार में कहां कहां पर सिंचाई की जाती है। तो इसका कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो जो पहाड़ी जगह और पठारी जगह है, जैसे कि बिहार का दक्षिण भाग, तो बिहार के दक्षिणी भाग में थोड़ा पठारी जगह है, थोड़ा पहाड़ी जगह है। तो यहाँ पर किससे सिंचाई होगी? तो तालाब के द्वारा सिंचाई होगी, लेकिन बहुत ज्यादा तालाब के द्वारा सिंचाई नहीं होती है। यहाँ पर तालाब जब बनाए जाते हैं तो इन तालाब में मछली भी पालन होता है, मछली को भी पाला जाता है और साथ साथ सिंचाई की भी इसमें सुविधा की जाती है ताकि आसपास के खेतों में सिंचाई जो है वो किया जा सके। तालाब के द्वारा, यहाँ पर मैंने तालाब होगा, तालाब के द्वारा सिंचाई मात्र 2.7% है। न्यूनतम नया डेटा जो है हम लोग जानेंगे आगे। देखिए, आहर के द्वारा और पाइन के द्वारा सिंचाई। अब इस तरीके से किस तरीके से सिंचाई होती है इसमें? आहर और पाइन के द्वारा सिंचाई कैसे होती है? देखिए, इसके निर्माण में नदियों, नालों और नहरों से सिंचाई के लिए मिट्टी खोद करके कृत्रिम प्रणाली से इस सिंचाई किया जाता है। मिट्टी को खोद करके एक थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल तरीके से सिंचाई की जाती है। नदियों, नालों और नहरों से सिंचाई की जाती है। किस किस जगह पर आहर के द्वारा या पाइन के द्वारा सिंचाई होता है? तो ये जगह है पटना, मुंगेर, शाहाबाद और दरभंगा। इन सभी जगहों पर
पाइन या आहर के द्वारा सिंचाई होता है। अब बिहार की सिंचाई क्षमता के बारे में आप जानिए, कितना क्षमता है बिहार में सिंचाई का। देखिए बिहार में चरम सिंचाई क्षमता कितनी है, तो 117.54 लाख हेक्टेयर अनुमानित है कि आप इतना सिंचाई जो है यहाँ पर कर सकते हो, जिसमें भूतल और भूजल मतलब भूमि पर जो जल है वो और जो भूमि के अंदर में जो जल है वो, इन दोनों को दोनों प्रकार के संसाधन का उपयोग किया जाता है। और इसमें वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। अब देखिएगा बड़ी और मझोली सिंचाई योजना, इसकी चरम क्षमता कितनी है। जो बड़ी सिंचाई योजना, इन सभी परियोजनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, सभी परियोजना के बारे में, जो लघु परियोजना होगी, बड़ी परियोजना, मध्यम परियोजना, कौन कौन सी परियोजना है जो सिंचाई के लिए चलाई जा रही है, वो सब हम लोगों को पढ़ना है। बड़ी और मझोली सिंचाई योजना, इसकी चरम क्षमता कितनी है, तो ये 53.53 लाख हेक्टेयर है। अब देखिए लघु सिंचाई क्षमता कितनी है, लघु सिंचाई क्षमता ये है 64.01 लाख हेक्टेयर। अब हम लोग जानेंगे कि किसके द्वारा कितना भूमि जो है वो सिंचित किया जाता है। नलकूप के द्वारा कितने प्रतिशत भूमि को सिंचित किया जाता है, नहर के द्वारा कितने प्रतिशत भूमि को सिंचित किया जाता है, तालाब के द्वारा कितने प्रतिशत भूमि को सिंचित किया जाता है, और कुओं के द्वारा कितने प्रतिशत भूमि को सिंचित किया जाता है। इसको अब हम लोग जानेंगे वन बाय वन करके। अब देखिए नलकूप के द्वारा कितनी भूमि को सिंचित किया जाता है, तो 63.5%। ये सभी प्रतिशत में है दोस्तों, तो 63.5% बिहार के भाग में नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी, तो नलकूप की। दूसरा स्थान आता है नहर का, तो नहर के द्वारा कितनी सिंचाई होती है बिहार में, तो 30.2% सिंचाई होती है। तालाब के द्वारा कितनी सिंचाई होती है दोस्तों, तो तालाब के द्वारा सिंचाई होती है 1.9%। ये नवीनतम डेटा, एकदम न्यू डेटा है ये। अब कुओं के द्वारा कितनी सिंचाई होती है, तो 0.8% सिंचाई होती है। और अन्य साधनों के द्वारा कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है, तो 3.6% सिंचाई होती है बिहार में। तो ये नवीनतम आंकड़ा है, आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए बिहार में देखिए कौन कौन से जगह पर सिंचाई किस किस चीज से। अब देखिए नहर के द्वारा सिंचाई कहाँ कहाँ पर होती है और कहाँ सबसे अधिक होती है और कहाँ सबसे कम होती है, इसका ये डाटा है। देखिए पीडीएफ के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है, तो पीडीएफ के बारे में आपको डिटेल वहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी भी चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, नहरों के द्वारा ये जो सिंचाई है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है और कहाँ सबसे कम होती है। नलकूप के द्वारा कहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, टॉप 3 आप जानोगे, और कहाँ सबसे कम होती है इसके बारे में जानोगे। इसी तरीके से करके कुआं और तालाब में। तो सबसे पहले हम लोग नहर के बारे में जाने कि नहरों के द्वारा सिंचाई कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। देखिए आपको पहले ही मैंने बताया रोहतास में नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। फिर दूसरे स्थान पे आता है पश्चिमी चंपारण, तीसरे स्थान पे आता है औरंगाबाद। यहाँ पर नहरों से बहुत ज्यादा सिंचाई होती है। वहीं सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, तो ये आता है शेखपुरा। फिर दूसरे स्थान पे आता है कटिहार। तो यहाँ पर नलकूप से बहुत कम सिंचाई होती है, शेखपुरा, फिर कटिहार और फिर उसके बाद सहरसा, तीसरे स्थान पे सहरसा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नलकूप के द्वारा कहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई होती है और सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है। देखिए नलकूप के द्वारा, तो नलकूप के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई अगर होती है तो ये समस्तीपुर में होती है। उसके बाद नाम आता है सीतामढ़ी का और तीसरा स्थान आता है कटिहार का। लेकिन सबसे कम अगर नलकूप से सिंचाई होगी तो ये जगह है शिवहर। फिर दूसरा स्थान आता है जहानाबाद और तीसरा स्थान आता है दरभंगा। तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ हो रही है, तो सबसे अधिक सिंचाई देखिए दरभंगा में। देखिए यहाँ पर दरभंगा में बहुत कम नलकूप से सिंचाई हो रही है और सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई कहाँ हो रही है, तो दरभंगा में हो रही है। और आप सभी को पता है कि जहां पर तालाब होते हैं दोस्तों, वहां पर साथ साथ मछली पालन भी किया जाता है। यहाँ पर मछली भी पाले जाते हैं, ठीक है ना, और साथ में सिंचाई के लिए तालाब भी खोदे जाते हैं। तो दरभंगा में सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई हो रही है। दूसरा स्थान आता है शेखपुरा का, आप देख रहे हो, देखिए दूसरा स्थान, तीसरा स्थान आता है सीतामढ़ी का।
यहाँ पर तालाब से ज्यादा सिंचाई होती है। सबसे कम अगर तालाब से सिंचाई होती है तो ये जगह है मुंगेर का, फिर गया का जगह है और फिर मधुबनी का जगह है। यहाँ पर तालाब से बहुत कम सिंचाई होती है। क्लियर है आप लोगों को? क्या क्या प्रश्न आप लोग करते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप लोग रेडी हो क्वेश्चन आंसर के लिए दोस्तों? चलिए आप इसका आंसर कर दीजिए। चलिए अब आप लोगों का टाइम शुरू हो गया। तो अब जैसे कल आप लोगों ने कृषि के बारे में पढ़ा था, तो अब हम लोग कृषि के बारे में ही कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। रेडी हो आप सभी? चलिए, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से हैं आपको ये बताना है। तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है ये आप सभी बताओगे। आंसर कीजिए आप सभी। चलिए, बिहार के प्रमुख खाद्य फसल कौन से हैं ये बता देना। गेहूं है, मक्का है, चावल है, ज्वार है। सी आंसर। हाँ राम स्वरूप जी, सी होगा, चावल होगा। यहाँ का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल। चावल लोग, बिहार के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे इस चीज को, बिहारी लोग चावल ज्यादा खाते हैं। चलिए, बिहार राज्य में वर्तमान समय में कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो अभी जितना वर्तमान समय में बिहार में कृषि कार्य के लिए, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। देखिए, बिहार राज्य में वर्तमान समय में, चलिए अब ठीक है ना, अब आ रहा है। चलिए, बिहार राज्य में वर्तमान समय में कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है? हाँ चावल है दोस्तों। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 56,05,798 हेक्टेयर, इतनी भूमि जो है वो कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से बिहार में किसे मक्का का घर कहा जाता है? पिछले क्लास में आप लोगों ने इसको किया हुआ है कि मक्का का घर, बिहार में किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा दोस्तों, बेगूसराय। बिहार में मक्का का जो घर होता है वो बेगूसराय को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेगूसराय को कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के कृषि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। जो गलत कथन है, आपको कृषि के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो क्या क्या कथन है एक बार मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। पहला कथन है बिहार का प्रमुख खाद्यान्न चावल है, तो ये बिल्कुल सही है, अभी आपने पढ़ा है। बिहार में प्रमुख तिलहनी फसल मूंगफली है, तो ये सही नहीं है दोस्तों, यही गलत है। बिहार देश का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है, 1 नंबर पे, बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा लीची यहीं पर उत्पादित होता है। बिहार देश के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में प्रमुख है, हाँ बिल्कुल, दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है और दूसरा स्थान बिहार का है। तो यहाँ का प्रमुख तिलहन फसल जो है मूंगफली नहीं है, ठीक है ना। मूंगफली कहाँ पर सबसे ज्यादा उपजाई जाती है, तो आप बता दो कि मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ पर उपजाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है? जहां पर धान बहुत ज्यादा उपजाए नहीं जाते हैं, और कुछ ऐसे जगह है जहां पर धान बहुत ज्यादा उपजाए जाते हैं। अब देखिए, धान के उपजाने का जो जगह है वो है पूर्णिया। पूर्णिया में धान बहुत ज्यादा उपजाया जाता है। पटना में भी उपजाया जाता है, मुजफ्फरपुर में उपजाया जाता है। बेगूसराय में धान थोड़ा कम उपजाया जाता है अपेक्षाकृत इन सभी जगहों के। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा बेगूसराय। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो कौन सी फसल सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोई जाती है, इसका आंसर आप सभी बता दो। जी बिल्कुल, गुजरात में मूंगफली सबसे ज्यादा होती है, जी बिल्कुल। चलिए इसका आंसर आप सभी कर दो कि बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है। चावल, सबसे अधिक क्षेत्र में चावल बोया जाता है दोस्तों। क्या बोया जाता है? तो चावल बोया जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है,
जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो आपने लास्ट क्लास में करा है, जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का पूरे देश में दूसरा स्थान है दोस्तों, सेकंड, दूसरा स्थान है जौ के उत्पादन में बिहार का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है? किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है, आपको बताना है। मक्का, मड़ुआ, धान, बाजरा। देखिए मड़ुआ जो है इसको रागी कहते हैं, तो लास्ट क्लास में आपने किया है रागी के बारे में, तो रागी या मड़ुआ, तो ये क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, मड़ुआ जो है निम्नलिखित में से जो मड़ुआ फसल जो है बिहार का स्थान देश में पहला है, यानी कि रागी जो है वो सबसे ज्यादा बिहार में बोई जाती है। अगला प्रश्न है कि आलू उत्पादन की दृष्टि से, तो आलू सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो आलू उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है? ठीक है ना, भारत में प्रसिद्ध इसमें से कौन सा जगह है जहां पर आलू ज्यादा उपजाया जाता है, आप बता दो। निम्न में से नालंदा, बिहार शरीफ। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है नालंदा और पटना, नालंदा का पहला स्थान है आलू के उत्पादन में और पटना का दूसरा स्थान है, बिहार शरीफ उधर ही है दोस्तों, नालंदा में। अगला प्रश्न है कि बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान बिहार में कहाँ पर स्थित है, आपको ये आंसर करना है। चलिए, बिहार में चावल शोध और विकास संस्थान स्थित है पूर्णिया में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चावल शोध और विकास संस्थान बिहार में कहां पर है? तो पूर्णिया में। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये बिहार में कहां पर स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये बिहार में कहां पर स्थित है? यहाँ पर विश्वविद्यालय होगा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए जी, पूसा समस्तीपुर में है, पूसा समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर और कृषि योग्य भूमि है? तो थोड़ा आप इसको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें से अगर सही जो उस देखिए बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, योग्य नहीं, कृषि के लिए अयोग्य भूमि जहां पर आप खेती नहीं कर सकते हो, तो बिहार में इसका जो प्रतिशत है 7.62% यहाँ पर बंजर भूमि है। कितना है? 7.62% यहाँ पर बंजर भूमि है। अगला प्रश्न है कि वो 3 जिला कौन सा है जो राज्य के कुल चावल उत्पादन का 27% पैदा करता है, यानी कि सबसे ज्यादा चावल यहाँ पर, मतलब चावल का 27% यही 3 जिला जो है ये पैदा करता है। अब देखिए कौन कौन सा है, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है पटना, नालंदा, रोहतास। ऑप्शन नंबर सी है रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। ऑप्शन नंबर डी है रोहतास, औरंगाबाद और पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी आंसर कर दीजिए। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, इसका ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा सी। तो बिहार का ये 3 ऐसा जिला है, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, और इसका लोकेशन कहाँ है दोस्तों? तो ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर कैमूर है, ठीक है, और यहाँ पर रोहतास है, और फिर आता है औरंगाबाद। ये 3 जो जिला है यहाँ पे, तो रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद, यहाँ पर 27% जो है ये अकेला यही 3 जिला चावल का उत्पादन यहाँ पर करता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में नगदी फसल का समूह कौन सा है? तो नगदी फसल कौन कौन से हैं बिहार के प्रमुख, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो आपको बताना है कि बिहार में नगदी फसल का सही समूह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, फिर चाय, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, नेक्स्ट है गन्ना, जूट, मूंगफली और तंबाकू। तो नगदी फसल जो है, देखिए इसमें मूंगफली आ गया, इसमें मूंगफली आ गया,
आप बता दो। तो ऑप्शन नंबर ए 14 वाला सही है। गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू यहाँ का प्रमुख नकदी फसल है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? तो गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जी। चलिए, ए ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? गन्ना जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होती है? देखिए, किस एरिया में सबसे ज्यादा गन्ना जो है वो बिहार में उपजाया जाता है, आपको बताना है। तो देखिए, बिहार का जो ये उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है, उत्तर और पश्चिम का, इस जगह पर, इस वाले एरिया में गन्ना बहुत ज्यादा उपजाई जाती है। इस वाले एरिया में गन्ना यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है अन्य क्षेत्र की अपेक्षा। अब अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बहुफसली है? मतलब बहुत सारे फसल वहां पर बोए जाते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बहुफसली जगह कौन सा है, कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर हो गया, सुपौल हो गया, रोहतास हो गया और गया हो गया, जहां पर अधिक से अधिक फसल जो है वो लगाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है मुजफ्फरपुर, वो बिहार का सबसे ज्यादा बहुफसली जिला है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फसल जो है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे कम बहुफसली जिला, मतलब बहुत कम वहां पर अलग अलग तरह के फसल जो है वो लगाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा जिला आंसर होगा? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर सही आप लोगों का है। चलिए, डी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये जो बक्सर है, बक्सर कहाँ पर है? तो आपने बिहार के मैप में जो बक्सर है, चलिए मैं उसको दिखा देती हूँ। देखिए, तो बिहार के मैप में बक्सर जो है यहाँ पर है। और आप सभी को पता है कर्मनाशा नदी जो है इधर से गुजरती है बक्सर से, और गंगा नदी भी बक्सर के चौसा से ही होते हुए बिहार में इंटर करती है। तो ये आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया। अब चलिए हम लोग अगला आगे जानेंगे। देखिए, बिहार में धान और गेहूं की खेती राज्य के कुल फसली क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर होती है? देखिए, अब इसको हम लोग स्किप करके हुए चलते हैं, क्योंकि कुछ नया डेटा है जो 20-21 का है, मुझे वो बताना है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसी का सबसे अधिक उत्पादन, तीसी जो तिलहन है, तीसी का सबसे अधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? बिहार के किस जिले में ये जो तिलहनी फसल तीसी है इसका उत्पादन होता है? पटना में, दरभंगा में, वैशाली में, मुंगेर में? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। दरभंगा में सबसे ज्यादा तीसी का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है तीसी? तो ये हो जाता है दरभंगा में। बिहार में जूट प्रमुखता से कहाँ पर उगाया जाता है? सब देखिए, मान लीजिए कि ये बिहार का मैप है, तो आपको बताना है कि जूट जो है वो सबसे ज्यादा बिहार में किस जगह पर उपजाया जाता है, कहाँ पर? तो इसमें दिया है दक्षिण और पूर्वी मैदान में। देखिए, दक्षिण और ये पूर्वी इस मैदान में, या फिर उत्तर और पूर्वी, नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्वी इस मैदान में, या फिर दक्षिण और पश्चिम इस मैदान में, या फिर उत्तर और पश्चिम इस मैदान में। आपको एरिया बताना है कि किधर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। आप सभी आंसर कर दो। उत्तर पूर्वी, बी आंसर सही है। चलिए, यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ पर देखिए पूर्णिया में सबसे ज्यादा बिहार में जूट का उत्पादन होता है, और इसी एरिया में जूट सबसे ज्यादा होता है, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो बिहार का टाल क्षेत्र कहां पर है? तो आप सभी इसका आंसर कीजिए। देखिए, तो बिहार का टाल क्षेत्र कौन सा है? देखिए, यहां से जब गंगा नदी इधर से ऐसे गुजरती है, तो गंगा नदी का जस्ट इधर का क्षेत्र, दक्षिण वाला क्षेत्र, ये वाला जगह, ये टाल क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, मसूर की खेती इसमें दिया हुआ है। मुझे लगता है कि दलहन जो है यहाँ सबसे ज्यादा होता है, चना और मसूर दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर खेती होती है, चना और मसूर। तो ऐसे ऑप्शन किताब में जो दिया हुआ आंसर मसूर दिया हुआ है दोस्तों। तो मसूर की खेती जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। चलिए, किताब में देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें चना और मसूर दोनों ही दिया हुआ था इस जगह पर। तो ऑप्शन जो है, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे उस तरीके से आंसर करना है। किताब में मसूर दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है?
इसमें ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है मुख्य खाद्यान्न फसल, चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय, जौ, मूंगफली, कॉफी, गेहूं या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका जी, इसमें क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, चावल, गेहूं और मक्का बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है ये, चावल, गेहूं, मक्का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार का मुख्य व्यावसायिक फसलों का क्या समूह है? जिसकी मतलब व्यावसायिक फसल का कौन सा समूह है? देखिए, कॉफी, रबड़, गेहूं, रबड़, मूंगफली, धान, गन्ना, जूट, मिर्च, चावल, गेहूं, चाय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सभी बताओ। जी बिल्कुल दिव्या सिंह जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बता दो। बिहार के मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन सा है? हाँ, 308 राखी कुमारी जी, स्टूडेंट जी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, गन्ना, जूट और मिर्च यहाँ का प्रमुख व्यावसायिक फसल है बिहार का। चलिए, अब चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई है बिहार में? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई है बिहार में? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसका आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो कल की क्लास में हम लोग बिहार की जलवायु को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में जलवायु पढ़ेंगे बिहार की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। क्लियर है? और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे फिर इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर आप सभी आ जाना रात में 8 से 9, और यहाँ पर हम लोग बिहार जीके करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और मैं आपसे बता देती हूँ, अगर अन अकेडमी पे कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरा ये जो है आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, SMA और 1010, ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है ना। तो ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो अन अकेडमी पे कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। कितना? तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी को भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा दिया हुआ है, तो आप वहां से ले सकते हो। ओके बाय, टेक केयर। अच्छा, वीडियो का मैं नंबरिंग कर दूंगी आज कर दूंगी। देखिए अभी क्या है ना कि मुझे अन अकेडमी के लिए अभी 2 वीडियो बनाने हैं, रात का 9 बज रहा है ना, तो मुझे लगता है कि रात के 11 बजे तक मैं ये 2 वीडियो जो है 2 घंटे का वीडियो चलेगा। अभी देखिए 9:30 हो रहे हैं, 10 11 नहीं 12 बज जाएंगे मुझे 2 वीडियो बनाने में, और 2 वीडियो बना करके मुझे अन अकेडमी को देना है। तो मुझे 12 बजने वाला है इस 2 वीडियो में, तो ये वीडियो बना करके मैं दूंगी। फिर उसके बाद जैसे ही समय मिलता है तो मैं सारे क्लासेस को नंबरिंग वाइज अरेंज कर दूंगी। देखिए ई ऑप्शन डालूंगी। देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी जो टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ ना, सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा दे रही हूँ, ताकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के। राहुल खुश जी, आप कह रहे हो कि रट्टू तोता बना दो सबको। अब देखिए किसी को, आप लोग बच्चे तो हो नहीं, छोटे बच्चे हो नहीं, और जबरदस्ती मैं किसी को बोलती नहीं कि आप क्लास करो क्लास करो। देखिए ऑनलाइन क्लासेस ऐसे है ना कि आप मतलब आप आओ स्वेच्छा से और जाओ स्वेच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको अगर अच्छा लगता है क्लास तो आप करो, अगर आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहते हो तो सजेशन दो। और क्लास में थोड़ा शॉर्ट में कराती हूँ इसलिए क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट मैं आपको देना चाहती हूँ। हाँ आज थोड़ा जल्दी हो गया, कल हम लोग थोड़ा सा अधिक कंटेंट को हम लोग करेंगे। देखिए सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था ना कि मैं अभी बाम लगाई हूँ, अभी तुरंत में एक और क्लासेस 2 वीडियो मुझे बनाना है। चलिए, हाँ पशुपालन भी होगा, पशुपालन होगा। अब एक ही बार में सारा आपको कृषि, देखिए कृषि भी होगी, कृषि खत्म है, पशुपालन भी होगा, सारा चीज होगा। अभी परियोजना भी आप लोगों को बहुत सारा पढ़ना है बिहार का, अलग अलग सिंचाई वाली परियोजना है, उसको भी मैं डालूंगी। ओके गुड नाइट आप सभी को, टेक केयर, आप सभी अपना अपना ख्याल रखना, बाय।